अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। हमारे यहाँ तो नहीं बदला, हमारे यहाँ ना मौसम नहीं बदला, मौसम बदलने के साथ जो बीमारियाँ आती हैं वो मतलब मौसम नहीं बदला एग्जैक्टली, और वो सारी चीज़ें जो टेल टेल साइंस होते हैं, छींके और एलर्जीज, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहाँ मौसम बदल रहा है वो है लाहौर। लाहौर में कोई ज़बरदस्त बारिश हुई है भाई रात को, और दिखाएं भाई विजुअल। ठंडी हवाएं, तेज़ बारिश और रहने वाले और देखने वाले हमें ये बता रहे हैं कि क्या ये मौसम की तब्दीली का शाखसाना है, क्या वाकई ठंड का आगाज़ हो गया है। यस, एट टाइम्स नहीं भी होता, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अक्टूबर तक बात जाती है, लेकिन यस इस वक्त मौसम बेहतर है। रात में मूसलाधार बारिश हुई है और उसके बाद मौसम ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं ना चिली, वो जो फुनकी सी जो आ जाती है, मौसम सरमा का आगाज़ जो होता है। अच्छा, कल हमारे शो पे कुछ गेस्ट आए हुए थे ना, हु हैड कम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो वो हमें बताए थे कि इस्लामाबाद में तो बाकायदगी से रात के वक्त वो ठंड सी फील जैकेट पहन रहे हैं आप लोग, वो होना स्टार्ट हो गई है, विच इज़ ओके, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर 10 अक्टूबर है तो मौसम तो बदलना है। तो अब लाहौर भी लग रहा है ये हो गया है। हमारे यहाँ ऑपोजिट चल रहा है सीन, क्योंकि आपको पता है अगस्त वाज ब्यूटीफुल, हमारा बहुत ही अच्छा मौसम था। मतलब सर्दियाँ टाइप नहीं था, लेकिन एटलीस्ट गर्मी नहीं थी, इट वाज वेरी नाइस। जब बाकी मुल्क शायद थोड़ा सा जल रहा था गर्मी में, अब हम प्रॉपर गर्मी में हैं। मतलब दिस इज प्रॉपर गर्मी, आई कॉल इट, आई एम सॉरी, शदीद मतलब गर्मी अगर टेम्परेचर 38 पे होता है तो फील्स लाइक 40 पे जाता है, और ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ तक जाएगा और नवंबर में कहीं जाके मौसम बेहतर होना शुरू होगा। लेकिन बहुत ये लाहौर का मौसम देख के ना आंखें भी जरा ठंडी हो रही हैं, तो इट लुक्स वेरी गुड। बहुत डेवलपमेंट्स हैं, आपको पता ही है। उधर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामला है उसको 3 रोज़ से ज़्यादा अब गुजर चुके हैं, और इसराइली फ़ौज अब लिटरली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतर आई है। बच्चों को, औरतों को, सिविलियंस को बेदर्दी से बेदरेग निशाना बनाया जा रहा है। पूरी रात बमबारी की जाती है, रिहायशी कंपाउंड्स पे बमबारी की जाती है, और दुनिया बड़ी डिवाइडेड नजर आ रही है। मतलब अगर ये इस किस्म की जरा सुनाए, ये आवाज़ें आपको इन द मिडल ऑफ द नाइट आ रही हों, तो आपको तो लगेगा ना क़यामत आ गई है। I mean, these are such unnatural sounds। चले हम पाकिस्तान में रहते हुए ना, कोई गन फायर, गोली की हम यूज्ड टू हो गए हैं कि ये आवाज़ आ जाए। ऑल्दो कहीं आप वेस्ट में जाएं और एवं कोई गन फायर चल जाए ना, तो वो खौफज़दा हो जाते हैं कि इधर हुआ क्या है, वी आर ओके। लेकिन ये जो आवाज़ें, ये बमबारी की जो आवाज़ें हैं, और जिससे आपको आवाज़ में पता चल जाता है कि मास स्केल डिस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है, जहाँ भी ये चीज़ गिरी है, बहुत ही खौफनाक। और दुनिया अभी तक इस बात को डिटर्मिन भी नहीं कर पाई है कि किस तरह से इसराइली आर्मी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी इंटेलिजेंस के निज़ाम की वजह से जानी जाती है, उस पर इतना मुनज़्ज़म हमला हो गया और उनका बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद अब जिस तरह से वो लिटरली हैवानियत पर उतर आए हैं, और क्या कहा जाए, अपनी अपनी तर्ज की मजम्मतें आ रही है सामने। ये है कि अगर तो इसकी डीप रूटेड हिस्ट्री इस तनाज़े की ना जाए, तो फिर सरफेस एरिया में किसने पहले क्या किया है, ऑल दैट पे फैसले नहीं किए जा सकते। लेकिन ये प्रेमिस ही गलत है, जो कि बिल्कुल ये प्रेमिस ही गलत है। वैसे भी ये प्रेमिस गलत है, थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहिए। बिकॉज आई वाज रीडिंग अप सोशल मीडिया पे, इट सीम्स लाइक द यंगर लॉट डज नॉट रिमेंबर और डज नॉट नो, या उन्होंने बॉदर नहीं किया रिसर्च करने के इसकी तय पे जाए तो क्या याद दहाइयों से गजा में और फलस्तीन में क्या होता रहा। तो वो सरफेस एरिया में जी किसने स्टार्ट किया और ये घुस गए और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसको बहुत स्टडी करके इस पे ओपिनियन देना, बिकॉज अगर देखा जाए तो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स जो हो रहे हैं वो दोनों साइडों पे एट दिस मोमेंट तो हो ही रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि जी हम इस इंस्टॉलेशन पे मारेंगे, लेकिन हम वो उससे पहले हम बस अंधाधुंध। उससे पहले जालिम और मजलूम की आइडेंटिफिकेशन बड़ी क्लियर थी। 100% फलस्तीनी मजलूम थे और इसराइली अफवाज जालिम थी। सो ये मेरा ख्याल है कि सबको मद्देनज़र रखना चाहिए। और वो जो हालिया प्रेमिस है, इस पे राय बनाने से पहले ज़रा थोड़ा सा डीप इनटू द कॉन्टेक्स्ट जाएं और बनता भी है। देखें तो सही कि इनको क्या पड़ी कि एकदम से जी रातों रात उठ के इन्होंने बमबारी करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। लुक एट वेयर देवर, एक किसी को कॉर्नर कर दिया जाए ना, बिल्कुल एक दीवार के साथ चिपका दिया जाए, तो वो फट के ही निकलेगा फिर। और दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। जब दुनिया के नक्शे से आप एक कौम को, एक मुल्क को कॉर्नर करते चले जाएंगे और ख़ुद फैलते चले जाएंगे और सेटलमेंट्स बनाते चले जाएंगे और दुनिया की बड़ी ताकतों की सपोर्ट भी आपके पास हामिल होगी, तो वो जो लावा पक रहा है वो तो इसी तरह ही होगा। खैर जी, इस पे हम अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारा मैच है आज। हमारा मैच है ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक्चुअली अपना दूसरा मैच खेलने जा रहा है
और ये मैच है श्रीलंका के खिलाफ और ये मैच भी हो रहा है हैदराबाद दक्कन में। हमने निकालना, उसके बाद अहमदाबाद जाना है हमने। अच्छा, यानी निकालेंगे हैदराबाद से, ये इधर ही बंद कर दिया। मतलब क्यों बंद किया है? अच्छा जी, पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। वो आपको बताते हैं कि ओपनर फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को फाइनल जो है 11 उसमें शामिल किया जा सकता है, तो ये भी बात हो रही है। और बाबर 11 इससे पहले आपको बता दें कि नेदरलैंड्स को हरा चुकी है। यस, दैट इज द फर्स्ट जो हमारा मैच हुआ था। और अब लेकिन श्रीलंका जो है वो निस्बतन नेदरलैंड से तो मजबूत टीम है और श्रीलंकन्स ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में खूब मार खाई थी, लेकिन हारते हारते भी 326 रन बनाए थे। हारते भी, यानी पिछले एक साल में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। हालिया मैच आपको याद है एशिया कप का, पाकिस्तान को श्रीलंका ने शिकस्त दी थी, लेकिन हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रांट ब्रैडबर्न कहते हैं कि मिकी आर्थर श्रीलंका की कोचिंग कर चुके हैं, उन्हें बहुत कुछ इनसाइट पता है। भाई हाँ, बट इनसाइट पता होना कुछ और है और उसको इम्प्लीमेंट करना। बट एनीवे वी आर वेरी होपफुल और सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा होगा। वैसे सुने अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ मैच बाबर 11 के लिए इसलिए भी अहम है कि इसके बाद पाकिस्तान को इंडिया से अहमदाबाद में खेलना होगा। तो इस तरह ये पाकिस्तान को अपनी तैयारियों का पता चल जाएगा इसमें ऑब्वियसली कि वेयर वी स्टैंड, क्योंकि कौमी टीम के टॉप ऑर्डर और मिडल ओवर में स्पिनर्स के मसाइल अब भी बरकरार हैं। सो दिस इज लिटरली द फाइनल वन जिसमें हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बाय ऑल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान इंडिया मैच जो होता है वो किसी भी टूर्नामेंट में एक हावी हो जाता है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मैच। अगर आज के मैच में चीजें ठीक नहीं होती तो फिर भारत के खिलाफ मैच में बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं। और वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ, वैसे तो वर्ल्ड कप में हमेशा हमें वाज़ेह बरतरी रही है दोनों टीमों के दरमियान। कल कुल मिला के अब तक अगर हिसाब लगाएं 156 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान 92 मैचेस जीता है, 59 मैचेस में श्रीलंका कामयाब रहा है, एक मैच बराबर हुआ है और 4 मैचेस बेनतीजा रहे। देखिए आपने हमारी रिसर्च। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, बड़ी रिसर्च आपने निकाली है। अब्दुल्ला नहीं, हमारी टीम जो है ना दैट इज़ रियली गुड, वो हमें दे देते होते हैं चीज़ें। अच्छा, काम हो रहा है। हाँ, आई नो। चले आप जरा अपने आप को ठीक करें। सिकंदर क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अच्छा, पहले तो यही बता दें कि आज का मैच बड़े मायने रखता है हमारे लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो दैट नीडेड टू बी फिक्स्ड एंड टुडे लेट्स सी कि क्या होगा। यार देखो, सबसे अच्छी बात, अभी मजेदार बात मुझे हंसी आ रही थी, अभी आप लोगों ने कही तो मुझे हंसी आ गई। वो ये थी कि किसी हमारे कोच ब्रैडबर्न ने कहा कि जी मिकी आर्थर नोज एवरीथिंग अबाउट श्रीलंका, बट मिकी आर्थर बड़ा अहम हथियार है, वो कह रहे हैं कि वो उन्हें सब पता है, सब बता देंगे। बट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। ही डजंट नो दैट वी हैव अ प्रॉब्लम। मैं इंग्लिश में से बोल रहा हूँ, मैं उसको भेजूंगा ये बात ताकि वो सुन ले, उसको समझ में कहना क्या चाहता है। He doesn't know about the Pakistani openers, middle order, spinning attack, excess bowling by the Pakistani bowlers around the world in the leagues. So he doesn't know about that, but he knows everything about Sri Lanka. यानी अजीब सी बात है भाई, आप हमारे कोच हो, आपको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, श्रीलंका के बारे में आपको सब पता है, इसलिए आप बहुत, ये मुझे मतलब मजाक ही है ना ये बात। Anyway, आपने क्या सवाल किया था कि आज का मैच के बारे में? मैं तो मतलब आज के मैच के बारे में भी बताएं और आपको हमारी तैयारी किस लेवल पे लग रही है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ चेंजेस की भी बात हो रही है, जैसे फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को ले आए। यार देखो हुमा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी जो टीम चल रही है ना उसको इसी तरह लेके चले इंडिया तक, उसके बाद फिर चेंजेस करना शुरू करें, वरना देखें चेंजेस के अंदर ना वो कॉम्बिनेशन वाला टूटते हैं। सही है, फखर बिल्कुल फेल हो रहा है। मैंने कल एक और खबर सुनी, इंटरनेट पे भी सुन रहा था, कुछ लोगों ने वेबसाइट के ऊपर कि आगा सलमान को जो है ओपनर एज अ ओपनर प्रैक्टिस कराई जा रही है और उनको हो सकता है उनसे करा दे। मैं हैरान था, मैंने कभी ये बात सुनी नहीं, मगर हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और उसके ऊपर वो बातें करते हैं, तो उन्होंने ये खबरें जो है हमें आई। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं थोड़ा सा अब उसमें परेशानी हो गया, इसलिए कि हम यहाँ बैठे हुए, हमारे तो ऑफिशियल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और लोगों को वीज़े नहीं दिए जा रहे, तो हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। जो हमें खबरें आ रही हैं, जो लोग हमें भेज रहे हैं, उसी पर हम डिपेंड करें, तो अब ये नहीं पता। वैसे तो अब्दुल्ला शफीक है ओपनर, मगर आगा सलमान का एक कहानी आई थी जो इंटरनेट पे लोग चल रहे थे, मुझे नहीं पता। ये हमारा वीक पॉइंट है ओपनर्स का। हमारा मिडल ऑर्डर तो माशाल्लाह से थोड़ा बहुत सेटल्ड हुआ है जब से उन्होंने साउथ शकील को खिलाया है और इफ्तिखार को ऊपर कर दिया है। स्पिनिंग अटैक
अब आप ये देख लें कि मुझे जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर शरारत हुई तो उन्होंने अगर स्पिनिंग अटैक हमारी स्पिनिंग ट्रैक्स बना दिए या प्योर बैटिंग ट्रैक्स बना दिए हमारे लिए, तो हम तो फंस जाएंगे। हमें तो वो जो बीच के ओवर कौन बचाएगा? तो दैट विल शरारत से बात देखें, आईसीसी वो लोग कह रहे हैं कि जी आईसीसी कंट्रोल कर रहा है, पिचेस भी वो बनाएगा, सब कुछ करेगा, मगर हो तो इंडिया में रहा है ना। यहाँ से फोन उठा के एक कॉल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है इंडिया और साउथ अफ्रीका की एक सीरीज हो रही थी, धोनी उनके कप्तान थे। तो जो मैच है 4 दिन में खत्म हो गया या 3 दिन में खत्म हो गया था साउथ अफ्रीका से इंडिया का। तो धोनी ने जो है वो धानी बीच में घुस रहा है, धोनी ने उनको ग्राउंडमैन को बुला के 10,000 रुपए दिए थे। खबर जो है इंटरनेट में छपी थी, हमने पढ़ी। तो अच्छा, इंडिया में मैच हो ये तो हमारी किसी तरह भी हमारे बीच के ओवर बचाने के लिए कोई नहीं है, ये तो हमारा फॉल्ट है। मतलब वी शुड बी एबल टू प्ले। मिकी आर्थर को तो ये पता होना चाहिए था ना, उसको तो श्रीलंका का सब पता है, अपनी टीम का नहीं पता। क्या ये 3 साल पहले से नहीं हो सकता था? आप ही के प्रोग्राम की एक क्लिप मेरे पास पड़ी है, मैं आपको भी भेजूंगा 2019 की। उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि यार हमारा स्पिनिंग का प्रॉब्लम है। उस दिन मुझे वो क्लिप मिल गई, उसमें आप ही पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा जी स्पिनिंग का प्रॉब्लम है। 2019 अच्छा, बहुत अरसे से लोग इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने जाहिर है फास्ट बॉलर्स को बहुत ग्लोरीफाई भी किया, स्टार्स भी बनाया थे, भी टैलेंट भी है हमारे यहाँ। ऐसा लगता था कौम का हर बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहता है और गेंद कराता है वो फास्ट बॉलर ही बनेगा। स्पिन कहीं खो से गई, हालांकि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारा स्पिन का शोबा बहुत मजबूत होता था। नहीं बिल्कुल, हमारे पास अब्दुल कादिर थे, उसके बाद जो है सकलैन थे, सईद अजमल आए, सकलैन आए, मतलब अब्दुल रहमान आए, ये सारे लड़के आए जो उन्होंने आकर जो है हमारे जमाने में इकबाल कासिम हुआ करते थे। तो सारा ये सब कुछ था। मगर अब मैं अभी 1-2 क्लिप देख रहा था प्रोग्राम शुरू से पहले, कुछ लोगों ने भेजी थी कि पहाड़ों के पर 2 छोटे बच्चे ऐसी बुरी किस्म की फास्ट बॉलिंग कर रहे थे। तो एवरीबडी हैज अ रोल मॉडल, रोल मॉडल्स आर फास्ट बॉलर्स। कि जी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो खुदा बता करे जो है हम बनना चाहते हैं। तो वो एक उसका एक मेरे ख्याल से एक ग्लैमर है फास्ट बॉलर का, इसलिए स्पिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं। और स्पिनर को तो सब मारना भी शुरू हो जाते, तो हो सकता है बच्चों के जहन में ये बात हो, इसीलिए बच्चे हमारे इस तरफ स्पिनर्स नहीं आ रहे। जैसे हॉकी के अंदर आप देखें हमारे हॉकी प्लेयर ही नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे कि नोबडी वांट्स टू प्ले हॉकी। तो ये चीज हो गई है। अच्छा, चलिए क्या होता है आज वैसे, जल्दी से लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? हाँ, स्ट्रैटेजी भी बता दें। लेकिन अभी अब्दुल्ला ने बड़ी रिसर्च बताई कि श्रीलंका से हम लास्ट कितने जीते, कितने हारे एंड ऑल दैट। लेकिन हमारा लास्ट जो अभी एशिया कप था वो इतना कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं। शुड इट मैटर टू अस? क्योंकि एक वो डैम्पन हो जाती है ना स्पिरिट की, लास्ट हम जी क्या खेल के आ रहे हैं और अब हमें दोबारा से लड़ना है। ऑल्दो अगर वैसे आप देखें ओवरऑल तो वी हैव ऑलवेज डन बेटर। और प्रोवाइडेड के साउथ अफ्रीका के खिलाफ 326 रन बनाए थे। जरूर ये याद श्रीलंका ने हारते भी जी, वो भी नहीं। मैंने ये बात आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि ये कि उन्होंने आखिरी की जो 40 ओवर तक उनके जो है वो 291 थे, उनकी भी 291 थे, विकेटें ज्यादा गिर गई थी। देखें हम ज्यादा मैचेस जीते हुए मगर इंपॉर्टेंट मैचेस वो जीत गए। पिछला ये जो भी एशिया कप गया उसके अंदर उन्होंने आखिरी ओवर जो जमान खान का था उसके अंदर वो जो है वो जीत गए श्रीलंका। उससे पहले वाला जो T20 का एशिया कप का फाइनल था, हमने 160 करने थे कि रिजवान बैटिंग करते रहे और 18 की एवरेज पहुंचाकर वापस आ गए, वो हम हारे उनसे। तो हम इंपॉर्टेंट मैचेस हारे उनसे। तो इस लिहाज से श्रीलंका की टीम को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। उनके यहाँ प्लेयर ऐसे हैं कि कभी भी वो स्ट्राइक कर सकते हैं और वो आपको तंग कर सकते हैं। हमारे रन्स बोर्ड के ऊपर होने चाहिए ताकि हमारे जो बॉलर्स हैं, तो हमारे जो बैट्समैन हैं जिसमें बाबर है, रिजवान है जो कि अच्छी फॉर्म में है, साद है, इनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रन करें। इफ्तिखार है जितने मैक्सिमम में ओपनर्स का इसलिए नाम नहीं ले रहा कि अगर वो अच्छा स्टैंड दे देते हैं और ये लड़के कम से कम हमारा टारगेट 300 सवा 300 हर हाल में होना चाहिए ताकि हमारे बॉलर्स को सपोर्ट मिले, वो बॉल करने के लिए उनमें हिम्मत आए कि यार साढ़े। और अगर पहले बॉलिंग आ जाए तो फिर क्या करें? तो कोशिश करें उनको जल्द से जल्द आउट करने की डिसिप्लिन के साथ, और कुछ नहीं कह सकते। जो सारे लोग बातें कर रहे हैं वो मैं भी कहूंगा कि जी हमें लड़ना चाहिए। और कप्तानी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोशिश तो करेंगे कि जल्दी प्रैक्टिकली व्हेन यू आर इन द ग्राउंड। तो हाँ, अब्दुल्ला मैंने पिछले प्रोग्राम्स में बोला हुआ कप्तानी, पाकिस्तान टीम की कप्तानी जो बाबर करते हैं कि वो अगर अच्छी तरह करेंगे, स्मार्टली करेंगे, अच्छी चेंजेस करेंगे तो हम उनको जल्दी भी पकड़ सकते हैं।
थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। और आज ये मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। सिक्कों के बाद मुझे लगता है घर में एक आर्काइव है पिछले प्रोग्राम्स की, है ना, वो भी हमें याद भी दिला देते हम इतने जोश करते कि हम भूल जाते हैं। 14वीं की चांदनी रात की अगली सुबह जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने ये कहा था। अभी ये भी एक कमाल की बात है, हमें वैसे कल क्या हुआ था वो याद नहीं रहता। एनीवे, हैविंग सेड दैट, आज मैच होगा एंड आई एम अज्यूमिंग कि 1:30 बजे ही होगा। हाँ, अभी सुबह भी एक मैच है ना, वैसे बांग्लादेश का मैच है। अच्छा, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। बांग्लादेश इंग्लैंड, ओके फाइन, वी आर इंटरेस्टेड इन आवर्स ऑफ कोर्स। मसला एक हकीकत जिस पे हमने बात करनी है, जिस पे अभी तक टिल डेट ट्रेजेडी ये है कि बात कम की जाती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान में अफसोसनाक तौर पर ज़हनी अमराज में इजाफा देखा जा रहा है। एक तो ज़हनी अमराज में इजाफा देखा जा रहा है और फिर एट द सेम टाइम लोग इस बारे में थोड़ी बहुत बात करना शुरू हुए हैं। पहले क्या होता था, गए ज़मानों में अपने अपने वालिदैन से कितनी कहानियाँ सुनिए, वो दीवाना सा है, वो तो किसी से बात नहीं करता, अपने तक महदूद रहता है। किसी ने आज तक पुराने वक्तों में ये डिटर्मिन करने की कोशिश नहीं की अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में कि उसको क्या मसला है। और लड़कियों को जब कोई मेंटल इशू, पुराने वक्तों की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी तो जल्दी से शादी करा दो, इसको तो बस एक ही हल है। मतलब उस हल की तरफ ना जाना, हल की तरफ तो बाद में जाना, पहले आइडेंटिफाई तो करना कि मसला क्या था। एनीवे, बिफोर वी टॉक अबाउट इट, और आज एक्सटेंसिव इस पे हम बात करेंगे। एक वीडियो मैसेज है जनाब, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन अवाम में ज़हनी सेहत से मुताल्लिक आगाही फैलाने में बड़ी तवज्जो देती आई है और मुख्तलिफ शोबे शख्सियात ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत आवाम को ज़हनी सेहत से मुताल्लिक आगाही के लिए कुछ दिल की बातें की हैं। बिल्कुल, और कुछ पैगाम दिए हैं, चेक इट आउट। आए ज़हनी सेहत के बारे में बात करें। पाकिस्तान में 90% से ज्यादा मरीज नफ्सियाती इलाज नहीं करवा पाते हैं। सही इलाज के बगैर मुतासरीन के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ता है और वो नशे, घरेलू तशद्दुद और नाखुशगवार घरों का सामना करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी की शिद्दत बढ़ती है और वो खुदकुशी का भी शिकार बन सकते हैं। अमूमन लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि वो बीमारी से गुजर रहे हैं। इसीलिए हमें ज़हनी सेहत के बारे में आगाही बढ़ानी होगी और मुतासरीन को ज़हनी सेहत का इलाज फराहम करना होगा। आए साथ मिलकर इस अंधेरे को खत्म करें। ज़हनी सेहत के बारे में खुलकर बात करें, क्योंकि ज़हनी सेहत है सबका हक। ज़हनी सेहत है सबका हक। अच्छा, गुड मैसेजिंग। और ज़रूर हमारा भी शो इस वक्त देखें, हम जो एक सेगमेंट कर रहे हैं और इस पे ज़रा ख़ुद भी स्टडी करें कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान सही नहीं है, डिप्रेशन है या समथिंग इज़ नॉट राइट, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो आज ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आपको बता दें कि इस दिन को मनाने का मकसद ज़हनी मर्ज से मुतालिक आगाही के साथ मुस्बत तर्ज फ़िक्र के फ़रोग की तरगीब देना है। और इस साल वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की जानिब से ज़हनी सेहत आलमी इंसानी हक का थीम जो है वो मुंतखब किया। बड़ी गहरी बात है, अगर आप इसकी सरफेस से नीचे जाकर गौर करें कि ये इंसान का बुनियादी हक है कि उसे साफ़ पानी मिले, आबो हवा अच्छी हो, तालीम की ज़रूरत हो तो वो मुहैया की जाए, ज़रूरत क्या हो तालीम दी जाए। इसी तरह इंसानी सेहत, ज़हनी सेहत, और अगर कोई ज़हनी मसला है तो उसका इलाज, ये भी इंसान के बुनियादी हकूक़ का एक अहम जुज़ है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 34% हिस्सा मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी अमराज का शिकार है, जिसमें ज़हनी दबाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी शामिल है। और ऐसे में रिकॉर्ड महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमन व अमान की अबतर सूरत हाल है। कुदरती आफात ने मुल्क में ज़हनी मसाइल को भी कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हर शख्स की ज़िंदगी में ऊंच नीच के साथ आता है, लेकिन अगर ये मसला कंसिस्टेंट है और आपकी ज़िंदगी में बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई मसला है तो फिर आप सर्टनली डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर आयशा मियाँ हमारे साथ हैं, सीनियर साइकाइट्रिस्ट हैं, हमारे शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं बहुत बार। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। डॉन्टिंग फिगर है 34%। डॉक्टर आयशा, अगर हम ये कहें कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में 34% जो हैं वो मेंटल चैलेंजेस हैं उनको, हमारे तो हालात ही ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हम कोई ना भी हो तो उसको भी हो जाए और उसके बाद ये तो रियलिटी है हमारी। शुड वी नॉट जस्ट फाइट इट एंड गेट ऑन विद लाइफ? बहुत से लोग तो यही कहेंगे। सो द थिंग इज कि मैं जिस तरीके से हमेशा समझाती हूँ कि
मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक पूरा पिरामिड होता है जिसमें सबसे नीचे देयर आर पीपल दैट आर हेल्दी एंड देन देयर आर पीपल जिनको मेंटल हेल्थ का कोई डिस्ट्रेस है, फिर देन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देन फाइनली पिरामिड बिल्कुल एज पे जाके मेंटल हेल्थ इलनेस होती है, जिस तरह किसी भी दूसरी बीमारी का होता है। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बहुत ज्यादा प्रीटी मच 100% लोगों को इस वक्त होगा या जिनको नहीं होगा उनको समझने की जरूरत है कि इस वक्त वो परेशान क्यों नहीं है। तो डिस्ट्रेस तो इस वक्त सबको है, होपलेसनेस भी है, मायूसी है, चीजें ठीक नहीं है, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही होती हैं। तो डिस्ट्रेस लेवल पे तो हर एक को है, बट मेंटल इलनेस एक बीमारी है। मेंटल इलनेस तब होती है जब आपकी डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो कम्प्लीटली अफेक्ट हो चुकी है और आपका जो भी काम है, चाहे वो स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे जाना है, किसी का ख्याल रखना है, अगर आप अपने जो भी आपके काम है वो आप सही तरीके से नहीं कर पाते, तो दैट्स व्हेन वी से कि नाउ इट इज एन इलनेस एंड नाउ इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय अ हेल्थ केयर वर्कर। उससे पहले आप थेरेपी पे जाए, माइंडफुलनेस करें, एक्सरसाइज करें, बाकी चीजें करें टू ट्राई टू स्टे विद इन हेल्थ। डॉक्टर आयशा, उससे पहले रिकग्नाइज भी तो करें ना कि कोई मसला है, बिकॉज बहुत से लोग तो फिर वो बीच वाला जो पिरामिड का पार्ट है उसको कहते हैं कि इस पे इतना गौर क्या देना, जस्ट फाइट इट एंड गो थ्रू लाइफ, मतलब उसको अटेंशन नहीं देते और फिर इलनेस तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल अटेंशन नहीं देते एंड दैट इज व्हाई हम लोग अभी जियो जंग के साथ भी मिलके वी आर ट्राइंग टू रेज सो मच अवेयरनेस अराउंड दिस कि किस स्टेज पे आके आपको ये पिकअप करना है कि अब मुझे थोड़ा सा कंसर्न, जैसे आप दूसरी किसी भी चीज को ले लें, अगर आपका हल्का सा ग्लूकोज बढ़ रहा है या आपकी ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ रहा है तो यू हैव टू गिव इट अटेंशन, राइट। सो इसी तरीके से इसको तरह से आपको लग रहा है कि इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, उदासी बढ़ रही है, होपलेसनेस बढ़ रही है, एंजाइटी बहुत ज्यादा, लोगों को अब कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, वो पैनिक सी फीलिंग कांस्टेंटली रहती है, वो बढ़ रही है। phases and episodes of anxiety and mental disorders in life। अच्छा, बहुत से लोगों से I was watching a documentary, बहुत से लोगों से उसमें इंटरव्यू किया गया, उन्होंने कहा कि जब बड़े हो रहे होते हैं ना, टीन एज 13, 14, 15 साल, तब हमें ऐसा लगता है कि पहला अटैक है जिसने हमारी ज़िंदगी की फंक्शनिंग को मुतासिर किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ऐसा है, जो बिल्कुल टीन एज बच्चे अभी जवान हो रहे होते हैं और भी चेंजेस आ रही होती हैं, कैसे वालिदैन एड्रेस करें इन इशूज़ को? तो मेरा डेफिनेट स्पेस तो यूथ मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा है और इस वजह से है कि 60 to 70%, 60 से 70% जो बीमारियां हैं साइकियाट्रिक इलनेस, अगर किसी को होनी है बिकॉज आपके जेनेटिक्स में है और जो भी नर्चर नेचर की तरफ से दोनों तरफ से हैं, तो 60 से 70% जो है वो 20 उम्र से कम उम्र में पहला उनका अटैक या एपिसोड या वो देख सकते हैं, वाजे हो जाता है। बिल्कुल। So that's the time that we have to actually be very careful and pick it up, क्योंकि अगर आप उसी वक्त उस बीमारी को पकड़ लेंगे तो you can actually manage it much better rather than कि आप उसको चलने दें और फिर 20s और 30s में आके फिर और ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। So it's very important to pick it up at that time. How does one recognize, especially for parents who are watching us, हम below 20 की बात कर रहे हैं, क्या चेंजेस नोटिस करना शुरू करें? बच्चे वैसे ही कमरों में बंद रहते हैं। वो तो बच्चे तो आजकल अपने आईपैड पे, एंड बच्चे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट उनकी पर्सनल स्पेस पे आप तंग ना करें, तो पेरेंट्स तो आजकल जरा डर के पीछे ही रहते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हर वक्त मैं कांस्टेंट कुछ ना कुछ आगाही इसी उस पे पेरेंटिंग पे कर रही होती हूँ एंड आई टेल देम कि लुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीनेजर्स इसलिए अपने आप को बंद रखते हैं या इसलिए अलग रखते हैं बिकॉज जरा सा अगर वो आपको गलती से भी बता देंगे कि वो क्या गेमिंग कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया पे हैं, तो पेरेंट्स फ्रीक आउट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एंड कोई भी पेरेंट कोशिश नहीं करता फिगर आउट करने की कि अगर वो सोशल मीडिया पे हैं तो क्या कर रहे हैं और हम किस तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर बच्चे गेम कोई खेल रहे हैं तो कितने पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे भी सिखाओ, मैं भी आपके साथ बैठ के खेलता हूँ, करता हूँ। सो आई थिंक दैट पेरेंट्स के स्पेस से भी वो इतना डरे हुए हैं कि पता नहीं ये कौन सी हवलनाक दुनिया है सोशल मीडिया की या गेमिंग की जिससे हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो उसमें कोशिश ही नहीं करते अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करने की। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, देखिए, टीनेज एंड एडोलेसेंस इज अ हार्ड टाइम जिसमें पेरेंट्स के साथ वाकई बच्चे इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करते दोस्तों के, एंड दैट्स डेवलपमेंट, दैट्स नॉर्मल। तो उसमें आपको पैटर्न्स देखने की जरूरत होती है, पिक करने की जरूरत होती है कि कहाँ बच्चा जो है वो ग्रेड्स D's लेकर आ रहा था, अब D's हो गए, दोस्तों के साथ बाहर जाता था और मिलता था, सब करता था, अब आइसोलेट हो गया है।
या पहले बिल्कुल नहीं जाता था, बिल्कुल घर में रहता था, खामोश क्वाइट बच्चा था, अब बहुत ज्यादा उसने घर से निकलना शुरू कर दिया है। सो जो भी बच्चे का पैटर्न है, और हर माँ बाप अपने बच्चे के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एजुकेशन में, घर में, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अगर वो पैटर्न चेंज होता है किसी भी वजह से, तो दैट्स अ वार्निंग साइन। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो वार्निंग साइन हो गया, बहुत से लोग हिम्मत करके रुजू कर लिया उन्होंने, साइकियाट्रिस्ट से चले गए। अब साइकियाट्रिस्ट अपना तरीका इलाज जो भी डिटर्मिन कर रहा है, थेरेपी दे रहा है, सेशंस दे रहा है, एक्सरसाइजेस बता रहा है, फिर बाज़ औक़ात कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट की हम बात कर रहे हैं, नॉट साइकोलॉजिस्ट वगैरह। लोग वो दवाइयाँ नहीं लेते और उन्हें लगता है कि दवाई लेंगे तो पता नहीं पागल हो जाएंगे या सारी उम्र इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और दवाई ले लेंगे लेकिन जब छोड़ेंगे तो फिर स्टेबल नहीं होंगे। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है ये मामला? बिल्कुल कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैं एक तो हर वक्त हमेशा पेरेंट्स को बता रही होती हूँ कि, और बल्कि पेरेंट्स को क्या, हर एक को बता रही होती हूँ कि फॉर सम ऑड रीजन जो साइकियाट्रिक रिलेटेड जो भी मेडिकेशंस हैं उससे हर कोई बहुत ज्यादा डरता है कि ये तो आदत पड़ जाएगी। में अदर देन बेंजोडाइजेपिन्स जो अच्छे साइकियाट्रिस्ट नहीं देते हैं, जैसे आपका ज़ैनेक्स, एलेक्सोटिनल है और ये सब है जो कि हर कोई कैंडीज की तरह खा रहा होता है, उनके अलावा कोई भी एडिक्टिंग मेडिकेशंस नहीं है, किसी भी दवा से आदत नहीं पड़ती है। और मैं हमेशा सबको ये समझाती हूँ कि देखिए ब्रेन बिल्कुल वैसे ही ऑर्गन है जैसे दूसरे ऑर्गन्स हैं, वो बेचारा भी दवाओं में आ गया है। तो जिस तरह दूसरी बीमारियों के लिए आराम से दवा ले लेंगे, ब्लड प्रेशर के लिए ले लेंगे, डायबिटीज के लिए ले लेंगे, अस्थमा के लिए ले लेंगे, इन्फेक्शन के लिए ले लेंगे, तो इसके लिए भी प्लीज टेक केयर मेडिकेशन, बिकॉज उसका रोल है। हर पेशेंट को दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक उस हद तक बात चली गई कि दवा ना देने से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो दैट्स व्हेन एनी गुड डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। और फिर ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किस तरीके से किस वक्त टेपर ऑफ भी करना है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर जाने की जरूरत है कि आप जाते रहें जब तक आपका इलाज खत्म नहीं होता। अच्छा डॉक्टर आयशा, हमने टीनेज में वो एपिसोड होना विच लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, व्हाट अबाउट लेटर इन लाइफ? मतलब बहुत से लोग होते हैं, बच्चे शच्चे बड़े हो जाते हैं, आप अपनी जॉब्स में भी होते हैं, लेकिन नॉट इवन पोस्ट 40 कर लें आप, रिटायरमेंट से भी पहले कर लें, उसको कैसे डील करें? उस वक्त तो आपकी एक जिंदगी फैली होती है, यू आर वर्किंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ डू यू गिव योरसेल्फ दैट अटेंशन? तो देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ इज नथिंग बिफोर हेल्थ। मैं हर एक को यही समझाती हूँ कि आपकी हेल्थ है तो आप बाकी सारे काम कर पा रहे हैं। स्पेशली विमेन इन पाकिस्तान, हमारे कल्चर में उनका तो बहुत ज्यादा ये होता है कि वी जस्ट हैव टू गिव। हमने अपना ख्याल नहीं रखना, हर दुनिया के हर एक इंसान का ख्याल रखना है, काम पे भी, जॉब पे भी, घर पे भी, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखना। एंड आई कॉन्स्टेंटली टेल एवरीवन कि प्लेन में भी कहते हैं कि मास्क पहले खुद पहने फिर किसी दूसरे को पहनाए। नथिंग बिफोर हेल्थ, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। और हेल्थ, मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस का फोकस करना बहुत जरूरी है, जिसमें आप स्टे इन द प्लेस ऑफ हेल्थ। बीमारी ना हो तो बेहतर है। अगेन, जिसमें आप अपनी वर्जिश भी कर रहे हैं, अपना योगा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आप हफ्ते में एक दफा सिर्फ अपने लिए करते हैं, सिर्फ कहीं किक बॉक्सिंग सीखने जा रहे हैं या तजवीद की उस पे जा रहे हैं क्लास पे, कुछ भी समथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बट देन इफ इलनेस सेट्स इन, देखिए दिस इज ब्रेन रिलेटेड इलनेसेस आर जेनेटिक लाइक एनी अदर। आपको फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, साइकोसिस, किसी भी चीज की, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट दोस डिजीजेस। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि थोड़ा सा ये भी डॉक्टर साहब दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया, अगर आपको कहीं लग रहा है कि ज़िंदगी में इन मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं, प्लीज़ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपको अपने जिस्म पे असरात नज़र आने से पहले अपने जहन पे असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। दैट्स वेरी ट्रू। और दूसरा ये है कि इसको, इस डिस्कशन को, इस टॉपिक को ज़रा नॉर्मल करें। इट्स ओके फैमिली में भी बैठ के, अगर आपको कुछ स्ट्रेस है, कोई आपको लगता है कि मेंटली आप ज़रा दबे हुए हैं, टॉक आउट करने से बहुत सी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। दूसरा ये, हमारे आपको पता है कि मुल्क में फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन हमारे साइकाइट्रिस्ट आर जस्ट सम हंड्रेड्स। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, हम जाएं, उनसे मिलें, ज़रूरत है इन लोगों की, इन डॉक्टर्स की। ओवरवेलमिंग रिस्पांस एंड ट्वीट्स ऑन द मेंटल हेल्थ डे, जिस पे हमने तफसील से बात की, और सब लोग आप एक्चुअली वेरी इनकरेजिंग, व्हिच मींस यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर। तो आज दिन भी है, बहुत से आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ रीड अप ऑन दैट। इन द मीन टाइम, आपने एक्स
फॉर्मली नोन एज ट्विटर पे देखा होगा कि ज़ैनब अब्बास हैज़ बीन ट्रेंडिंग। तो कहानी भी आपको पता है कि हुआ क्या है, बट लेट अस गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड एंड डिटेल अबाउट इट। इंतहा पसंद भारतीय वकील अपने मकसद में ऑब्वियसली कामयाब हो गया और किया क्या जी, ICC वर्ल्ड कप की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने बिलाखिर इंडिया छोड़ दिया और ICC ने ज़ैनब अब्बास के इंडिया छोड़ने की तस्दीक भी कर दी है। इंडियन वकील जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा ही प्रॉपर किस्म का एक चलाया और 7 से कोई 10 साल पहले की एक ट्वीट को बुनियाद बनाकर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया और उस पर ऑब्वियसली फिर होना क्या था, रिएक्शन ये आया कि इंतहा पसंदों की तरफ से ज़ैनब को धमकियां दी जाने लगी, जिस पर वो इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो गई। तहम तर्जुमान ICC का कहना है कि ज़ैनब अब्बास ने ज़ाती वजूहात की बिना पर भारत छोड़ा है। हालांकि सब जानते हैं कैसे मामला क्या है। वाक़े के बाद PCB के सरबराह भी पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी की वजह से परेशान है। उन्होंने सेक्रेटरी खारजा सारे सज्जाद काजी से रब्ता किया है और टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। ज़का अशरफ ने सेक्रेटरी खारजा से कहा है कि वो भारतीय हुकूमत से बात करके टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। हम पहले भी बात करते रहे हैं कि भारत ने खेल को भी सियासत की नज़र कर दिया है। हम कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं। पाकिस्तान टीम को जिस तरह आखिरी वक्त में वीज़े दिए गए, पूरी दुनिया ने देखा। शायकीन सहाफ़ियों का कोई सीन ही नहीं है, कोई वीज़े नहीं दिए गए उन्हें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कहा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने सवाल भेज सकते हैं। इमेजिन, और इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम एक वर्ल्ड इवेंट करा रहे हैं जिसमें क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स में से आपकी टीम भी है, एक हिस्सा ले रही है, लेकिन आप नहीं आ सकते। आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे कैन आई जस्ट से कि इट मेक्स यू वंडर कि पाकिस्तानी टीम इटसेल्फ वहाँ क्या कर रही है। बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान आने से आपको पता ही है कि एशिया कप का फियास्को हुआ था बिकॉज इंडिया रिफ्यूज टू कम। हम सोचते रहे उसके बाद ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही तो नहीं मना कर सकते जी आप अलाउड नहीं है, हम चले गए। लेकिन हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं अलाउड, ना फैंस जाएंगे ना जर्नलिस्ट जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। और जो वहाँ पहुँच गए जैसे कि ज़ैनब अब्बास हैं, उनको भी किसी तरीके से निकाल। वैसे अब टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी लेट और मे बी आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें कि, लेकिन मेरे जहन में अब ये सवाल आता है कि हम क्यों गए थे, पर्टिकुलरली ये देखने के बाद कि ना हमारा कोई जर्नलिस्ट जा सकता है। भाई हमारी साइड ऑफ द स्टोरी कौन बताएगा? ये तो बेसिक एथिक्स है ना। जंग भी हो रही होती है ना तो जर्नलिस्ट अलाउड होते हैं उन मुल्कों के जिनके दरमियान जंग हो रही होती है और उनको मतलब ये तो खेल हो रहा है। हमारा मुल्क है और हम ही डिसाइड करेंगे कि ये जंग भी अगर होनी है तो किस तरह होनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बाय द वे ऑडेसिटी देखें कि ये उस एनवायरनमेंट में ये फैसले लिए गए हैं जहां अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव आप देख लें कि आपने इस वर्ल्ड कप के साथ किया क्या है। आई मीन दिस इज़ द मोस्ट लैक लस्टर वर्ल्ड कप दैट हैज़ एवर बिन विटनेस्ड। जो वहाँ बाहर से भी लोग गए हुए हैं, जो बाहर की टीमें भी हैं, उनके साथ जो सहाफ़ी आए हैं वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो बहुत ही बैड अरेंजमेंट्स हैं और पहले सेरेमनी ना होना, एक लैक लस्टर तरीके से घुस जाना, उसके बाद फिर स्टेडियम से भरना नहीं, ये अजीब सी बात लग रही है। लगता नहीं है कि ये वर्ल्ड का ये हाल है जिसमें अफगानिस्तान के कोच ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था कि सीरियस इंजरी का शिकार हो सकता था हमारा एक खिलाड़ी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल इमरान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और स्टूडियो में मौजूद है कराची में फैज़ान लखानी। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको भी आवाज़ आ रही है होपफुली, तो आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। सुहेल साहब से जी कह रहे हैं, शुरू करते हैं। अब सुहेल भाई, क्या रिएक्शन आ रहा है या ज़ैनब के निकाले जाने के बाद, हम तो यही कहेंगे निकाले जाने के बाद PCB कुछ मुतहर्रिक हुआ? क्योंकि हमें लग रहा था कि PCB को शुरू से ही जितना मुतहर्रिक होना चाहिए था उतना था नहीं, और जबकि अपनी टीम की सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक डेलीगेशन यहाँ से जाना चाहिए था, नहीं गया। तब से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये तो अनफॉर्चुनेट है ये। उससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हम भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करते रहे, आप भी बात करते रहे, तमाम जो मेहमान आते थे, आपके तजिया नगार आते थे, यही कहते रहे कि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। आज से 1.5-2 महीने पहले फैसला कर लिया गया था कि ऐसा लग रहा था इसमें सोचा ही नहीं, बस फैसला करना ही था। तो बस एक वो ऐसे ही आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम नहीं एक कमेटी सी बना देते, रिएक्शन होता है कि बस कर दो, बस हो गया।
अब्दुल्ला 2016 का भी मैंने तब भी तज़किरा किया था, ऐसे महीना पहले भी मैं आपके साथ था। 2016 में बेशक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन पाकिस्तान 2016 में अपना डेलीगेशन भेजा था और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन था, और उसके बाद धर्मशाला में होने वाला मैच जो है वो कोलकाता में मुंतकिल किया गया था। इस दफ़ा तो बिल्कुल जो है वो इस कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई, अल्लाह के सहारे सबको छोड़ दिया गया कि ठीक है जी चले जाए वहाँ पर। और मैं ये हम लोग बिल्कुल कहते रहे कि ये जो वर्ल्ड कप होगा ये तनाज़ात से भरपूर होगा। अभी आगे देखिएगा क्या क्या कुछ होता है। अभी जो ज़ैनब अब्बास का तस्करा आपने किया वो तो उसकी पुरानी ट्वीट्स जो थी या जो भी उन्होंने पैगामात थे उनको मुबीना तौर पर हाईलाइट किया गया। अब जो सबसे डेंजरस और ख़तरनाक सूरत हाल इस वाक़े के बाद हुई है, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट चाहे उनके एक्रेडिटेशन हुए हैं या नहीं हुए, वो इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उनके लगभग 8-8, 9-9 साल पुराने जो ट्वीट्स हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए सामने लाने की कोशिश की जा रही है। उसमें वेरीफाइड जो उनके अकाउंट्स हैं वहाँ से उनको ट्वीट करवाया जा रहा है, रीट्वीट करवाया जा रहा है, उसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं कि ऐसा माइंडसेट रखने वालों के लिए आप कैसे वीज़ों के लिए जो है वो रोना कर सकते हैं कि जी उनको वीज़े जारी नहीं किए गए, जिन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है। ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि वहाँ पर अगर वो चले भी जाते हैं तो उनके लिए आप उनकी जान का खतरा पैदा कर रहे हैं, उनके लिए इश्तियाल अगर वहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से ज़ैनब अब्बास जो हैं वो ये तो चलो वो लोग हैं जो बहुत से तो गए भी नहीं क्योंकि वीज़े वगैरह उन्होंने दिए नहीं, लेकिन अब पीसीबी को तशवीश हो रही है अपनी टीम की सिक्योरिटी की भी, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा तो हमें लग रहा है जैसे टीम को लिटरली आइसोलेट किया जा रहा है। ना उनके अपने कोई ब्रॉडकास्टर्स हैं वहाँ, ना अपने जर्नलिस्ट हैं जिनको वो जानते हो। एक हमारी वाहिद पाकिस्तानी प्रेजेंटर थी, उनको आउट करा दिया है। फैंस तो खैर सिरे से ही नहीं है, तो बड़ा आइसोलेट किया जा रहा है और फिर फिजा ऐसी बना दी है कि इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। जी डेफिनेटली, वो पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलू से मट्टी झाड़ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त वो काम कर रहा है। मतलब ये काम उसके वो उस वक्त करने वाले थे जो आज से वर्ल्ड कप जब शुरू नहीं हुआ था, जब सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत को इन्वॉल्व किया जाता। अब हुकूमत को फ़ोन भी किया जा रहा है, उनसे रब्ते भी किए जा रहे हैं। भाई अब हमारी टीम एक सेंसिटिव शहर में मैच खेलने जाएगी जो उसका 14 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसके लिए कल वहाँ पर एक हाई लेवल का इजलास होता है वहाँ पर, और उनको जो पुलिस कमिश्नर है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है और बताया जाता है कि जी 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, और उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जो हम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में रहते हुए। केमिकल वेपन्स, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स जिनके पास होंगे उनकी निशानदेही करने के लिए भी फोर्स वहाँ पर तैनात की जा रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत जो है उसको कम से कम अपने जो खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, हमें तो यहाँ तक इतलात मिली हैं कि जो इसके अलावा वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो पैनल में शामिल है वो भी इतना फ्रीली वहाँ पर घूम नहीं सकते। ज़ैनब अब्बास को तो मजबूरन छोड़ना पड़ा और सेफ्टी एग्जिट लेना पड़ा इंडिया से। जो इसके अलावा भी हमारे 2 पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है, उनके बारे में हमारे सोर्सेज बताते हैं कि मुलाकात हुई है। फैज़ान भी हमारे साथ है। फैज़ान, आपका प्रोसेस पता नहीं पूछना चाहिए, ये कोई है उम्मीद आप लोगों को वीज़ा मिलने की, जाने की या नहीं? फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है अब्दुल्ला काफ़ी, और देखें अभी तक मना नहीं किया, अभी तक इनकार बाज़ाब्ता नहीं किया गया। यही तो एक चीज़ फ्रस्ट्रेट करे कि ठीक है आप की अगर पॉलिसी है आप नहीं बुलाना चाहते पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, अनाउंस कर दें ताकि मैं और मेरे कोलीग जो जियो में साथ है मेरे अतीक रहमान, हम दोनों का प्लान था 4 अक्टूबर को यहाँ से ट्रैवल करने का। हमने होटल्स बुक कराए हुए थे, हमने टेंटेटिवली फ्लाइट बुकिंग कराई हुई थी। हमें सारी चीज़ें चेंज करना पड़ी। हम रोज़ाना अपनी बुकिंग्स को अपडेट कर रहे हैं कि चले अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, अच्छा ये वेन्यू मिस हो गया, अगले वेन्यू को ले। तो ये एक परेशान कुन बात है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ नहीं है, बरतानिया में मुकीम 2 पाकिस्तानी और जिन सहाफ़ी हैं उनके साथ भी ये मसला, उस्मान समीउद्दीन और आतिफ नवाज़ जो क्रिकेट की और ब्रॉडकास्ट की बड़े इदारों से वाबस्ता है, उनके साथ भी यही मसाइल है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और आईसीसी जहां पाकिस्तान ओरिजिन लग जाएगा वहां प्रॉब्लम आ जाएगा। दुनिया से आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो। फैज़ान, ये ज़रूर बताइए, ज़ैनब अब्बास वाले मामले में पुरानी ट्वीट्स निकाली, उनको उछाला गया, केस बनाया, ज़ैनब निकल गई वहाँ से। आईसीसी की प्रेजेंटर हैं ज़ैनब, आईसीसी ने उनके लिए उस तरह फाइट नहीं किया, लड़ा नहीं। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट आई उसमें कह दिया कि अपने ज़ाती मसले की वजह से गई है। ये बात हमें थोड़ी सी ऑफ लग रही है। देखिए, मेरा ख्याल है आईसीसी ने इस पूरे मामले को प्ले डाउन करने की कोशिश की और प्रॉब्ली उनकी नज़र में वो सेंसिबल मूव हो के इसको ज़्यादा
कंट्रोवर्शियल या इस तरह हॉस्टाइल इशू के तौर पर उसको नहीं पेश किया गया। तो बन ही चुका था जब केस कर रहे हैं उनकी पुरानी ट्वीट्स पे, तो कंट्रोवर्शियल तो इसमें भी बहुत सारी चीजें भी एस्टैब्लिश होना बाकी है। ठीक है, पुराने स्क्रीनशॉट्स है और जिस तरह के फॉर्मेट में वो स्क्रीनशॉट्स पेश किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये उसी मौके पर उसी वक्त ये एक्स पे या जो फॉर्मर ट्विटर है उस पे स्क्रीनशॉट्स ले लिए गए थे, क्योंकि अब तो ट्विटर मोबाइल पे देखें या वेबसाइट पे देखें उसका डिजाइन बिल्कुल चेंज है। ये जिस फॉर्मेट के स्क्रीनशॉट्स है ये पुराने फॉर्मेट्स के स्क्रीनशॉट्स थे, तो शायद ये स्क्रीनशॉट्स उसी वक्त ले लिए गए थे। अभी ये भी पूरे वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि आया ज़ैनब ने वाकई ऐसी ट्वीट्स की थी या नहीं। इसकी तस्दीक या तरदीद सिर्फ ज़ैनब ही कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों के इसमें अगर इन्वेस्टिगेट करें तो फिर गहराई को जा सकते हैं। बट अगेन मेरा ख्याल है कि ये जो आईसीसी का जो यहाँ पर मौक़िफ़ है वो प्रॉब्ली उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपने इवेंट को बचाने के तौर पर जो मूव लिया, वो शायद वहाँ पे कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन होती तो वो वैसे ही मूव करती। बट यहाँ पर एक चीज़ ये कि जिस तरह हमारे तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का या फैंस का जो मसला है, अगर ये फीफा का इवेंट होता है या आईओसी का इवेंट होता तो शायद वो ग्लोबल बॉडीज़ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती। आईसीसी कहने को तो कोशिशें कर रहा है और हमारे जो कोलीग्स हैं आईसीसी में जिनसे हमारा राब्ता रहता है वो हमें अपडेट्स दे रहे होते हैं कि आज ये बात है। आप इमेजिन करें कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा हो और किसी एक मुल्क के फैंस को, सहाफ़ी तो चले बहुत दूर है, फैंस को ना जाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा ये बता दीजिए, सुहेल के जो सेक्रेटरी खारजा सारिस सज्जाद काजी से मुलाकात हुई है पीसीबी सरबराह की, उसमें क्या निकला? अब क्या वैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? अब्दुल्ला मुलाकात तो नहीं की थी, बड़ा एक लिखा गया था कि जो उनसे राब्ता किया गया और उसमें तमाम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिस तरह फैज़ान ने भी बात की है कि जी वीज़ाज़ नहीं लग रहे, फैंस के वीज़ाज़ नहीं लग रहे। और उसमें हैरानकुन तौर पर जो ज़ैनब अब्बास वाला वाक़या है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं अपने पर्सनली फ़ील करता हूँ कि इसके ऊपर बेशक अगर फैंस की बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ज़ैनब अब्बास का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पहली खातून प्रेजेंटर हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुंची है। 2019 का वर्ल्ड कप किया, 2023 के वर्ल्ड कप में शामिल थी। उसके लिए कम से कम रजिस्टर ज़रूर करवाना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अब मुझे सिर्फ यही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत को लेकर उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और मैं समझता हूँ कि खासी देर हो चुकी है। ये उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहिए था, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने दूसरे मामलात में ज़्यादा बिजी है जो उसको दरपेश हैं मसाइल अपने इंतखाबात को लेकर। यही वजह है कि अगर उसने अपनी टीम भिजवा दी और उससे पहले किसी किस्म का भी एक सेरेमोनियल किस्म का भी आपने दबाव डालने की कोशिश नहीं की। आपके वेन्यूज़ वो लोग तब्दील कर रहे हैं, आप लोगों को कई तहफ़्फ़ुज़ात इससे पहले इजहार किया जा चुका है, लेकिन आपने तो लगता है बस अपनी टीम को भिजवाने वाली जो एक फॉर्मेलिटी थी आईसीसी के कहने के ऊपर वो पूरी की है। उसके अलावा बाकी जो प्रोटोकॉल थे जो कि हमारे नेशनल हीरोज हैं, इनका एक ड्यू प्रोटोकॉल है, इनकी एक ड्यू रिक्वायर्ड सिक्योरिटी है, तासर जो है ये मिल रहा है। एंड वी आर जस्ट वंडरिंग, हम यहाँ बैठ के रोज ऑब्वियसली इस पे तबसरा करते हैं, हमें तो पता ही है हमारे सहाफ़ियों को ना वीज़े मिले और किस तरह कट शॉर्ट किया है उनका पार्टिसिपेशन। क्या प्लेयर्स पे फैजान आपसे पूछ रही हूँ, क्या प्लेयर्स भी तो ये खबरें सुन रहे होंगे ना, उनको भी तो पता है कि क्या हो रहा है, उनकी साइकी पे कोई असर पड़ता होगा? आई मीन वी नो कि दे आर यू नो सुपर ह्यूमन, तो कोई भी नहीं होता, असर तो किसी पे भी किसी चीज़ का हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए हुमा, जब भी कोई भी स्पोर्ट की टीम किसी भी मेगा इवेंट में, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जब ट्रैवल कर रही होती है तो उसके साथ फैंस भी ट्रैवल करते हैं और सहाफ़ी भी ट्रैवल करते हैं और वो एक जो पूरा कंटिजेंट बनता है ना, वो फिर एक दस्ते का हिस्सा होता है, चाहे वो प्लेइंग मेंबर हो, चाहे वो ट्रैवल करने वाले फैंस हो, चाहे सहाफ़ी हो। उन सब का मिशन ये होता है कि उस पर्टिकुलर इवेंट में अपनी टीम को, अपने कंट्री को सपोर्ट करे, अपने कंट्री को आगे लेकर आए। इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ चेयर करने के लिए प्रॉब्ली शायद एक ही बंदा हैदराबाद के स्टेडियम में नजर आ रहा है जो एक यूएस नेशनल है, चाचा बशीर जिसे हम कहते हैं, शिकागो से वो ट्रैवल करते हैं। उनके अलावा एज सच कोई पाकिस्तानी तमाशाइयों की, और मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस ने टिकट्स खरीदे थे और वो चाहते थे कि वो इंडिया जाए। और यहाँ अब्दुल्ला एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा कि एक इंडिया के पास भी एक अच्छा मौका था यहाँ पे कि क्रिकेट को सीबीएम के तौर पर यूज़ करते, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर यूज़ करते, लोगों को मिलने देते, सहाफ़ियों को मिलने देते, यहाँ पर एक दूसरे को और चीजें बेहतर करने का मौका मिलता, बट प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो ग्लोबल इवेंट था, मतलब वर्ल्ड इवेंट था, इससे बेहतर मौका तो कोई हो नहीं सकता था। जी, कैन आई जस्ट पॉइंट आउट हियर कि अब इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठना स्टार्ट हो गई हैं कि भाई एक दफा जब आपने उनको वीजा दे दिया, उन्होंने क्वालिफाई किया है टीम ने आके खेलने का, इट इज अ वर्ल्ड इवेंट, तो उनको अच्छी तरह ट्रीट किया जाए। उनके सहाफ़ियों को क्यों रोक के रखा हुआ है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को? तो ये अंदर से भी अब कुछ ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं जो हम पढ़ रहे हैं। फैजान, बहुत से मुतअद्दिद आपने
आपने इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड किए हैं कवर, ये फीलिंग जो आपको 2023 में इंडिया में एक वर्ल्ड इवेंट हो रहा है जो आई है, पहले भी आपको ऐसा फील? राजदीप की भी ट्वीट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि इट इज डिसअपॉइंटिंग। देखिए, मैं इससे पहले इंडिया भी 3 बार जा चुका हूं। 2012 में आखिरी बार टूर किया था, जो पाकिस्तान की एक छोटी सी सीरीज हुई थी व्हाइट बॉल की, T20 और ODIs की। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी गया था, और फिर 2005 का जो टूर था, हमेशा बहुत जबरदस्त वेलकम मिला। ऐसा माहौल कभी नहीं मिला। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से तो मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे वीजा भी मिल गया था, और इससे पहले भी कोई दुश्वारियां नहीं हुई। मैं यूके जाके क्रिकेट कवर किया है, मैंने साउथ अफ्रीका जाके क्रिकेट कवर किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके क्रिकेट कवर किया, बहुत सारे ऐसे ममालिक जाके क्रिकेट कवर किया या स्पोर्ट्स कवर किया जहां प्रॉब्ली आपको आम हालात में वीजा लेने में शायद दुश्वारी हो, बट एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, तो होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो उस जर्नलिस्ट को वीजा दे और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इवेंट शुरू हो चुका है, दूसरा मैच आज पाकिस्तान टीम का हो रहा है, बट पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट ट्रैवल नहीं कर पाया। और उसके ऊपर जिस तरह आप इब्तिदा में बात कर रहे थे कि हमें ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे सवाल भेज दे यार, ये अच्छा चले आप हमारी ये थोड़ा सा और ज्यादा ये और ज्यादा है। हाँ, ये और ज्यादा एम्बैरसिंग है, हद तक आमेज है, और ज्यादा इससे मतलब बेइज्जती सी, आई एम सॉरी, महसूस हो रही है कि आप व्हाट्सएप। और इनफैक्ट एक और मजे की बात ये बताऊं कि जिस ICC के जिस मीडिया मैनेजर के थ्रू व्हाट्सएप का सवाल भेजने को कहा जा रहा था, वो भी एक पाकिस्तानी नेशनल है, और उनका भी एक रोज पहले तक वीजा नहीं आया था। किसी का भी नहीं आया। ग्रुप एग्जिट किया पे तो तब के कर देते ग्रुप। सुहेल, आपने जब हम ज़ैनब अब्बास वाली बात कर रहे थे, आपने ये कहा कि शायद ICC भी इसको प्ले डाउन करने की कोशिश करता है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया इनका जाती मसला था, ये वापस चली गई हैं। बट फॉर एवरीबडी एल्स ये एक पोलिटिसाइज किया जा रहा है मामला, हम ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि फैज़ान से भी अभी पूछ रहे हैं, आपसे भी हम पूछ लेते हैं कि इससे पहले कभी भी इंटरेक्शन हुआ हो इंडियन से इन इंडिया विद इन, कभी ये फीलिंग नहीं हुई, तो अब क्या चेंज हुआ है? ये बाय डिजाइन किया जाता है, वही तो, दिस इज बीजेपी की तरफ इसको से बिल्कुल इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, पता नहीं क्यों पॉलिटिकल टेंगल में फंसाया जा रहा है इस मामले को। और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये एक दफा डोर उलझना शुरू हो जाए तो ये उलझती चली जाती है। अभी ज़ैनब से मामला शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है और लोगों की भी ट्वीटें निकालेंगे, पता नहीं कहां तक जाएगी बात। प्लीज आप दोनों कमेंट करें। आप चले सोहेल आप। जी अब्दुल्ला, मैं भी 4 दफ़ा, जिस तरह फैज़ान ने बताया, मैं भी 4 दफ़ा इंडिया सीरीज़ कवर करने के लिए जा चुका हूँ। वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल और सेमीफाइनल भी वहाँ पर कवर किया है। बिल्कुल बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, कभी भी वीज़ाज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ जिस तरह इस दफ़ा वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ। बल्कि 2011 में तो मैं डायरेक्टली ढाका से इस्लामाबाद पहुँचा था और सेम डे मेरा वीज़ा लगा था, और उससे पहले डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चले गए हुए थे, तो बड़ा अच्छा रवैया रहा। लेकिन अब जो हालात जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, और मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया का जो हॉस्टाइल होना है उसकी वजह से, जिसकी वजह से लोगों के करियर तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को थ्रेट्स मिलती हैं, और उसी वजह से अगर 8-10 साल पहले जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, ना ही इसके ऊपर ज़ैनब अब्बास का कोई मौक़िफ़ सामने आया, ना ही कुछ और करने की कोशिश की गई है, ना ही इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, और उससे पहले ही आपने इस तरह की एक मुहिम बना दी कि उस ज़ैनब अब्बास के लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी इश्तियाल अंगेज़ी वहाँ पाई जाती थी, क्योंकि ज़ैनब अब्बास का जिस तरह का काम है उसको हर वक्त ग्राउंड में रहना है, और वहाँ पर इंट्रैक्शन उसका क्राउड के साथ भी होता है, और इसलिए मुनासिब नहीं समझा गया था कि इतना प्रेशर उसके ऊपर बन गया था। उनके करीबी फैमिली के ज़रिए से हमारी बात हुई है कि उनके ब्रॉडकास्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, उनके जो वकील थे वहाँ पर उनको इन्वॉल्व किया गया था, क्या बेहतरी है इसमें, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनको मशवरा दिया वहाँ से निकलने का, तो वो फौरी तौर पर वहाँ से निकली। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया पर आने वाली एक पोस्ट, एक ट्रेंड दूसरे लोगों के करियर के साथ किस तरह खेल रहा है, किस तरह उनकी जानों को खतरे में। ये भी बता दें, आपको कोई सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जो अपने कॉलीग्स हैं, जिन जर्नलिस्ट को, इंडियंस को आप जानते भी हैं, उनको भी समझ आ रही है कि यहाँ गेम वो अपने बोर्ड से पूछ रहे हैं? जी, ऐसा तो बिल्कुल है कि इंडियन जर्नलिस्ट, और एक बड़ी तादाद इंडियन जर्नलिस्ट, और वो हमें भी रोज टेक्स्ट करके कह रही है कि यार हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप आज आ जाए, कल आ जाए। और इनफैक्ट कल के वाक़े के बाद 2 जर्नलिस्ट का मुझे मैसेजेस भी आया कि यार हम मुश्किल, मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, और हमें बुरा लग रहा है कि जो उनको समझ आ रही है कि बट ये कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, सोहेल के भी वहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे, हमारे भी, हम उठना बैठना, चाहे वो विक्रांत हो, चाहे ऋषभ शर्मा हो, जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो रेगुलरली क्रिकेट कवर करते हैं, मुख्तलिफ जगह ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं, हमारा बहुत अच्छा एक बाहमी रिश्ता है, एक अच्छा ताल्लुक है, मिलकर स्टोरीज भी अक्सर करते हैं, और पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमारा फ्रेंडली बैंटर भी चल रहा होता है। तो आई थिंक ये जो कुछ एक सोशल मीडिया पे और एक ये जो एक टॉक्सिक किस्म की एक एनवायरनमेंट बनी हुई है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सब मिलके इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, और उसका सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े।
सोहेल, इमरान, फैजान लखानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसमें पीसीबी का किरदार ज़रा मेरा ख्याल है कि और बेहतर होना चाहिए था, और आईसीसी का किरदार तो होना ही चाहिए था, कोई किरदार होना चाहिए था एट ऑल। वी शुड हैव बीन अ लिटिल मोर फोर्थकमिंग कि हम क्या चाहते हैं। आई थिंक ख़ास तौर पे एशिया कप में हमने होते हुए बहुत सी चीज़ें देख ली थी। हाउ वी वर मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका, वी वर इन अ डिमांडिंग पोजीशन, हमें कुछ करना चाहिए था फॉर दिस एनीवे। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 60 पैसे का हो गया है, और कितनी कमी हुई है? गुज़श्ता रोज़ 281 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ था, 1 रुपया 5 पैसे सस्ता हुआ है। दिस इज ग्रेट न्यूज़। लेकिन अभी जो डॉलर कम हुआ है ना, तो इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 60 पैसे का हो गया है। दिस इज व्हाट आई हैव सेड। नहीं, यू सेड 81, वो कल था। तो आज का बताओ ना, कल तो का आज का भी बता चुका था इससे पहले। एनीवे, गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड लाइक सम पीपल वी नो। तो असल बात यह है कि 1 रुपया 5 पैसा सस्ता हुआ है। अच्छा जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस पे पहले भी हम एक्सटेंसिवली बात कर चुके हैं हालिया बरसों में। इन केस यू मिस्ड इट, पाकिस्तान में अफसोसनाक तौर पर ज़हनी अमराज में इजाफा हो रहा है, और मगरबी मुल्कों में ज़हनी सेहत को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया जाता है? तो एक वीडियो बहुत कुछ कहा जाता है जिस पे हम पता ही है आपको कि क्या कहा जाता है। बिल्कुल, पहले भी हमने एक वीडियो मैसेज चलाया था, अभी दोबारा आपको कुछ दिखा रहे हैं। वॉच दैट एंड ऑफ कोर्स दिल से कई बातें हैं, इसलिए ज़रा इनको तवज्जो दें एंड वील टेक अ ब्रेक आफ्टर दैट। हाँ, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन जो है इस से मुताल्लिक बहुत कोशिश करता रहता है, और शोबे शख्सियात ने इसी के तहत आवाम को कुछ पैगामात दिए हैं। हमारी ज़हनी सेहत हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात और हमारी कारकर्दगी की बुनियाद है। इससे हमारी जिंदगी की बहुत सारी सरगर्मियां जुड़ी हुई हैं। हमारी पढ़ाई या काम करने की काबिलियत, हमारे अजीजों के साथ ताल्लुकात, स्ट्रेस और टेंशन पे काबू करने की सलाहियत, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने का हुनर। ज़हनी टेंशन में मुब्तला होना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि ये वाज़ेह करता है कि आप बड़े अरसे से अपने मसाइल का बहादुरी से सामना करते आ रहे हैं। तो अगर आप किसी मसले से गुजर रहे हैं और किसी से बात करना चाहते हैं, तो मदद मांगना बहादुरी की निशानी है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आए, आगाही बढ़ाएं और तासुब को मिटाएं, क्योंकि ज़हनी सेहत है सबका हक। ज़हनी सेहत है सबका हक। एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, और बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए बिकॉज 19th एशियन, अब तो खैर गया, लेकिन कुछ करना चाहिए था। इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला, वी नीड टू बी मोर इनकरेजिंग। हाउएवर हमारी कोशिश हमेशा इनकरेजिंग होती है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस जो थी ना बड़ी डिस्करेजिंग पाकिस्तानी कंटिंजेंट की, वो इट वाज सो बैड, देयर इज नथिंग रियली टू टॉक अबाउट। चीन में हुए एशियन गेम्स और पाकिस्तान की तमाम जमा पूंजी चांदी का सिर्फ 1 और कांसी के 2 तमगे थे। 45 ममालिक के मेडल टेबल पर 30वें नंबर पर आया है। हमारे भारत पड़ोसी ने 107 मेडल्स जीते। ये बताने की कोई खास जरूरत नहीं थी, आपको ये बता दें वैसे तो अलबत्ता कि हमारे एथलीट्स कितने गए थे, मतलब 190 ठीक ठाक ही गए थे, एथलीट्स गए थे। एग्जैक्टली। अतीकुर रहमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और 72 ऑफिशियल्स आल्सो। ऑफिशियल्स इसके अलावा गए थे 72 जी। मेरी बात सुने, खाया पिया कुछ भी नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने वाली बात हमेशा कैसा है, अगर आप 18वें एशियन गेम जो इंडोनेशिया में हुए थे, उसमें भी हमारी असल बात यह है कि हमारे इन गेम्स में जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कोई हमेशा गेम्स आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इसी परफॉर्मेंस के ऊपर, इसी बैड परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हरकत में आता है, ना फेडरेशन हरकत में आती हैं। फिर जब दोबारा गेम्स होते हैं और फिर इसी तरह एक बड़ा से, मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरा प्लान करें इस तरीके से, जिन गेम्स के अंदर अब्दुल्ला हुमा हमें उम्मीद है कि हम मेडल ला सकते हैं, हम सिर्फ उन गेम्स को फोकस करें। स्क्वॉश का विनर हमारे पास था वो बच्चा, ठीक है, नूरजमान। उसने कहा मुझे 15 दिन पहले शायद पता लगा कि मेरे एशियन गेम्स में जाना है। मतलब एक बच्चा जो सिल्वर मेडल लेके आ रहा है, उसको नहीं पता था कि उसने एशियन गेम्स में जाना है, तो बाकी गेमों का भी यही हाल है। तालिब का भी यही था, इस तरह पोजीशन थी। अच्छा, फिर दूसरी आप देख लें अरशद नदीम, अगर पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन को यही नहीं पता कि अरशद नदीम फिट है या नहीं है, तो फिर ऐसे फेडरेशन को हम क्या करेंगे। सालों से ये फेडरेशन में बैठी हुई हैं, लेकिन आपस के फड्डे, लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, पावर,
इन्होंने हमारे एथलीट को पीस दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एथलीट्स में दम नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी ज़रूर है, लेकिन इन एथलीट्स को आप पूरा मौका दें। ठीक है, हम ये खाना पूरी वैसे क्यों करते हैं? मतलब अगर हम ना भी जाएं, क्योंकि कोई नाम तो कमा नहीं रहा, वहाँ जाके कुछ हो नहीं रहा, ना जाएं। जरूरी नहीं है इतना बड़ा दस्ता आप जरूर जो है पूरी बारात लेकर जाएं आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन खेलों में हमें मेडल्स की कुछ उम्मीद है या जिनमें हम समझते हैं कि फाइनल राउंड तक चले जाएंगे, उन खेलों को तो 3 मेडल आए हैं। हाँ, 3 मेडल आए ना, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। हाँ, और कौन से इवेंट है जिसमें हम करीब थे ब्रॉन्ज के या सिल्वर के? देखें, एक तो आपके ये एथलेटिक्स हो गया जिसमें अरशद नदीम जैवलिन थ्रो, अगर आपका अरशद नहीं है तो आप अपनी बैकअप को तैयार करें। यासिर को भी इतनी फैसिलिटीज दें जितनी आप अरशद को दे रहे हैं। ठीक है, अरशद आपका एक टॉप का जेवलिन है, लेकिन नीचे वाले को भी रखें आप। इसी तरीके से आप ये जो एथलेटिक्स के हैं 100 मीटर्स का, ये 200 मीटर, 800 मीटर, हॉकी की तो खैर बात ना करो, डिसअपॉइंटिंग रहेगा। लेकिन एथलेटिक्स की आप बात कर रहे थे, एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें आप फैसिलिटीज तो दें या उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें या उनके लिए कोचेस यहाँ पर बुलाएं। स्क्वॉश हो गया आपका, हमारे लड़के इंटरनेशनल इवेंट ही नहीं मिलता है इनको। वेट लिफ्टिंग हो गया आपका, ये उस दिन तला भी यही कह रहा था और बाकी लोग ज़ूर ज़मान भी यही कह रहा था कि हमें इवेंट ही नहीं मिलते, हम जा ही नहीं सकते, जब हम जाते नहीं, हम खेलते नहीं, हमें पता ही नहीं होता। हम वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ उसमें हमने कुछ हमारे अच्छे लोग भी थे, अगर आपको याद होगा, अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, क्या वो नहीं गए थे इन गेम्स? तलहा तालिब का तो इशू दूसरा था, डोपिंग का इशू था जिसकी वजह से वो नहीं जा सका। अच्छा, वो भी हो गया? हाँ। मुझे बताएं कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस, किसी के कान पे कोई अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, किसी के कान पे कोई जूरी नहीं, कोई जिम्मेदारी कोई लेने वाला। वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहेगा, ये खेलों की फेडरेशंस, ये इनके गड़े चक्कर कटता रहेगा और कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बेसिकली आई थिंक इट वुड बी राइट टू से, हमारे पास कुछ चैंपियन बच्चे भी आते हैं ना नेशनल गेम्स और इधर उधर के, और वी स्पीक टू देम, और बड़े डेडिकेटेड, अपना उन्होंने 100% डाला होता है। कोई उम्मीद ना उनके लिए रखें, क्योंकि ऊपर के फड्डे ही इनको आगे नहीं जाने देंगे, या फिर कोई इंटरनेशनल कोचिंग या फिर कहीं बाहर भेज दे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्या हम उनको ये जवाब दे दें? प्लान जरूर, अगर आप देखें कागजों के अंदर, हर फेडरेशन कहेगी कि हमने तो 6 महीने पहले प्लान भेज दिया था, कि हाँ, हर कोई चाहती है कि हम बाहर जाकर ट्रेनिंग करें या कोचेज़ यहाँ पर आएँ, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड इतना सपोर्ट करता ही नहीं है। वो अपने उसमें रहते हैं कि हमारे ऑफिशियल्स कितने जाएंगे। जब भी कोई गेम्स, सॉरी बात काट रहा हूँ, जब भी कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को ले लें, यार ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स की उम्मीद है। बात ये हो रही थी कि आपके कितने ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितने ऑफिशियल जाएंगे, बस कितने लोग जाने और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये। ऑफिशियल्स पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो, उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन तो, हॉकी की अपनी एक पूरी बॉडी है, कबड्डी की अपनी बॉडी है, कबड्डी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर क्रिकेट भी इस दफा तो शामिल था ना। इस बार क्रिकेट भी थी, मेंस वुमेन्स दोनों थी। ये बड़ी उम्मीद थी कि क्रिकेट में कुछ नहीं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन वुमेन्स जिन्होंने कुछ चंद दिन पहले साउथ अफ्रीका को 3-0 हराया, वो वुमेन्स वहां पर ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मतलब ले सकी, और यही हमारे मेंस का हाल हुआ कि हम अफगानिस्तान बांग्लादेश से हार गए। मेरी बात सुने, हमारे नए बच्चे क्रिकेटर्स, हमारा ये क्रिकेटिंग टैलेंट तो बिल्कुल स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है, ये तो फिर बड़े लोग गए थे, कुछ बड़े नाम गए थे। क्या मसला था? बड़े नाम गए थे हमारी मेंस टीम के अंदर, लेकिन जो परफॉर्मर लड़के थे वो नहीं गए थे, आपके सिर्फ बड़े नाम गए थे। अच्छा, बस नाम ही गए थे। यही हुआ। फिर थोड़ा से वहाँ बारिश के भी इश्यूज थे, कोई विकेट्स इस तरह की प्रिपेयर नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए। जो खिलाड़ी कहते हैं, वुमेन्स खिलाड़ी भी कहती हैं कि अगर आप वहाँ के ग्राउंड देख लेते हैं तो वो आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से हम हार क्यों गए, बाकी भी तो जीते ना, दूसरे भी तो, जो कोई हम हारे तो कोई जीता तो है ना। प्रोफेशनल्स है, कुछ इतना चाहिए था, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बस नज़ला हो सकता है, वो हो रहा है, वो तो खैर आपको हो ही रहा है। थैंक यू अतीक फॉर बीइंग विद अस। हल निकले है कुछ इसका? क्या हल देखते हैं? मतलब बहुत ड्रास्टिक किस्म के माइंडसेट्स चेंज होने होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी स्ट्रिक्ट होना होगा, फेडरेशंस को भी अपने जो प्लान बनाए हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, और इसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पैसे होते हैं उनके पास, फंड्स वगैरह होते हैं फेडरेशंस जो है? बिल्कुल, फेडरेशंस के बाद देखें स्पॉन्सर्स आपको मिलता है, स्पॉन्सर्स के आप जाते हैं मिलेगा आपको स्पॉन्सर, और मिल रहा है जिसकी वजह से आपके इवेंट होते हैं, लेकिन आप उस इवेंट को खिलाड़ियों पे और खेल पे लगाएं,
उसमें से बचाएं नहीं, उसमें बचाने की कोशिश ना करें। ये ना करें एक खिलाड़ी को आपने सिर्फ जो है एक टी शर्ट, एक शॉर्ट और एक ट्राउजर दे दिया और आपने कहा ये हमारा इवेंट बहुत ही शानदार हुआ है। अभी एक आप जा रहे हैं फिर? अच्छा, ये तो चले जो बेड़ा गर्क होना तो हो गया, वो आपने वीजा अप्लाई किया है? इंडिया अपना ये यार ये तो आपने बिल्कुल दुखती रख पे हाथ आजकल हमारी चिड़ बनी हुई है। और कब जा रहे हो फिर वर्ल्ड कप देखने? हर कोई कब जा रहा है, किसी ने बैग तैयार किया हुआ, किसी ने राब्ते किए हुए, सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं। दिस इज एज अ प्रोफेशनल आई एम श्योर एक बड़ी बिग डिसअपॉइंटमेंट होगी। इतना मेगा इवेंट है फॉर अ क्रिकेटिंग नेशन लाइक पाकिस्तान की, इंडिया जाएं और उसको आप कवर करें और उसमें वीजे की वजह से ना हो। नोबडी इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड वी आर मेरे ख्याल से देंगे आफ्टर अहमदाबाद अच्छा मैच के बाद, जो आपका एक बड़ा मैच निकल जाएगा, जो अब तक जो मुझे नजर आ रहा है। ऐसा नहीं करेंगे कि इंडिया के नहीं देंगे अभी, क्योंकि मैचेस बाकी हैं। बिल्कुल ही जब बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रहमान, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस टुडे अगेन, और इंशाल्लाह वी आर गोना सी यू टुमारो।